निर्माण का मानदंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। सुप्रभात। बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। हड़ताल पर गए हैं एएनएम और फार्मासिस्ट। आज से राज्य के फार्मासिस्ट और एएनएम हड़ताल पर हैं। फार्मासिस्ट और एएनएम की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई है। आरबीएसके के तहत कार्यरत फार्मासिस्ट का यह ऐलान आया है। आयुष चिकित्सकों की तरह मानदेय बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। मांगों को लेकर 14 दिनों से होम क्वारंटाइन पर थे सभी। सीएम, स्वास्थ्य मंत्री और प्रधान सचिव को पत्र भेजा है। पत्र लिखकर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस साइकिल यात्रा करेगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत के खिलाफ कांग्रेस साइकिल यात्रा करेगी। पटना के बोरिंग रोड से डाक बंगला चौराहे तक यह साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित कई नेता इस साइकिल यात्रा में शामिल होंगे। आज सुबह 9:30 बजे साइकिल यात्रा शुरू होगी। पटना डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी देंगे कांग्रेस के नेता। और उधर बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में चुनावी तैयारी और सीट बंटवारे के मुद्दे पर बातचीत हुई। चिराग पासवान जेडीयू की तरह तरजीह चाहते हैं। एलजेपी 42 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। चिराग पासवान ने 1 महीने के भीतर सीट बंटवारे की मांग की है। तो बिहार में अब महागठबंधन की राह पर एनडीए भी निकल चुका है। एनडीए के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह महागठबंधन में जीतन राम मांझी ने खिलाफत का झंडा बुलंद कर दिया है, उसी तरह एनडीए में चिराग पासवान भी अब उसी राह पर निकल चुके हैं। सवाल उठने लगा है कि क्या चिराग पासवान एनडीए के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल खड़ी करेंगे। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या महागठबंधन की राह पर निकल चुका है एनडीए? क्या चिराग पासवान एनडीए के लिए बन रहे हैं जीतन राम मांझी? जी हां, महागठबंधन में जीतन राम मांझी ने विरोध का बिगुल फूंक रखा है, तो दूसरी तरफ अब एनडीए में ये सुर हैं एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की। चिराग ने अपनी पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग में ये साफ कर दिया है कि उनके कार्यकर्ता और नेता सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करें। ये तो पहले से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पहले से कहते आ रहे हैं कि तैयारी हमारी 243 सीटों पे ही करनी है, और वो ऑलमोस्ट हम लोग की तैयारी 243 सीटों पे है। बाकी जहां हम लड़ेंगे, जहां हम नहीं लड़ेंगे वहां हम अपने सहयोगियों को मदद करेंगे। दरअसल चिराग बिहार सरकार के कामकाज और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाते रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि जेडीयू से लोजपा के इस बिगड़े रिश्ते का खामियाजा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। संभव है कि पिछले चुनाव के मुकाबले एलजेपी को इस बार के चुनाव में कम सीटें दी जाए। यही वजह है कि चिराग अभी से एक तरफ अपने गठबंधन के ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्लान बी पर भी काम कर रहे हैं। एक नेता के तौर पर उन्होंने क्या कहा हम लोगों ने नहीं सुना है, लेकिन हम अपेक्षा जरूर करते हैं कि एनडीए के तमाम बड़े नेता और सामान्य कार्यकर्ता, जो हमारी एकजुटता है, जो लिए गए निर्णय हैं और नीतिगत तौर पर जो तय मुद्दे हैं, उन पर एक राय उनकी हो। जेडीयू और लोजपा के नेताओं के बयान से ये साफ हो गया है कि दोनों दलों के बीच तल्खी काफी बढ़ी हुई है, लेकिन बीजेपी इस कोशिश में है कि सब कुछ समय रहते ठीक हो जाए। वहीं विपक्षी पार्टियां इसे लेकर एनडीए पर हमलावर हैं। देखिए, हमारे कोई विवाद नहीं है, और जहां तक है तैयारी की बात, तो सभी पार्टियां सभी सीटों पर तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार लोजपा को सस्ते में निपटाना चाह रहे हैं। चुनाव में ज्यादा सीट नहीं देने का मन बना लिया है नीतीश कुमार जी ने। तो
चिराग पासवान जी का गुस्सा स्वाभाविक है। पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने जेडीयू की तरफ अपने रुझान का संकेत दिया था। अगर ऐसा होता है तो दलित पॉलिटिक्स करने वाले एलजेपी की ताकत एनडीए में घटेगी और कहीं न कहीं जेडीयू भी चिराग पासवान की काट मांझी के तौर पर देख रही है। कई बार खुले मंच से चिराग पासवान ने ये बयान दिया है कि उनका गठबंधन भाजपा के साथ है। चिराग पासवान के इन बयानों से ये अच्छे से समझा जा सकता है कि जेडीयू और एलजेपी के बीच कहीं ना कहीं खींचतान है। यही वजह है कि चिराग पासवान इस विधानसभा चुनाव के लिए अपनी अलग रणनीति बनाने में लगे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और उधर चुनावी साल में कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन को लेकर महागठबंधन की राजनीति सुलझने की बजाय उलझती हुई दिख रही है। कमेटी के गठन को लेकर आरजेडी को एक हफ्ते का समय दिए जाने के बाद भी आरजेडी और हम के बीच राजनीति तल्खी कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुद्दे पर महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर कांग्रेस की मध्यस्थता से ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन हम की कोर कमेटी की बैठक के बाद एक बार फिर से दोनों दलों के बीच तनातनी दिख रही है। हम की तरफ से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष को फतुहा प्रखंड अध्यक्ष से बातचीत करने का निमंत्रण देकर महागठबंधन की सियासत को और भी हवा दे दी है। राजद की माने तो हम के इस मजाकिया आमंत्रण से आघात लगा है। लेकिन जब आप फतुहा के प्रखंड अध्यक्ष या पंचायत अध्यक्ष के बारे में चर्चा हुई तो हम लोगों को एक लगा, सेटबैक लगा। लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं से यह पता लगवाया कि फतुहा में उनका कौन पंचायत अध्यक्ष है, तो प्रखंड अध्यक्ष है, तो पता चला कि हम पार्टी का कोई प्रखंड अध्यक्ष है ही नहीं। तो अब इस पर हम क्या बोल सकते हैं कि जब तेजस्वी यादव जी ने ही एक आपके न्यूज चैनल के ही कार्यक्रम में कहा कि अगर जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी को बातचीत करना है तो वो प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करें, तो हमने भी एक नेता को अधिकृत किया कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष फतुहा से वो बातचीत करें। अब उनको लगता है कि हमारा फतुहा में प्रखंड अध्यक्ष नहीं है तो वो कहें हम उनको नंबर भेज देते हैं। अगर वो बातचीत करने को जगदानंद सिंह जी अगर इच्छुक हैं तो हम प्रखंड अध्यक्ष का नंबर भेज देते हैं। हम और राजद की इस तनातनी से महागठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियां सकते में हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी पर मध्यस्थता करने वाली कांग्रेस भी एक हफ्ते में गठन के टाइम फ्रेम जैसी बात को नकारती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी हम के स्टैंड को सही नहीं मान रही है। मांझी जी का भी देखे हैं बयान कि 7-8 दिन का वक्त है। इसमें वक्त हमको क्या है, वक्त हमें सरकार से लड़ना है, ना कि महागठबंधन के अंदर ही हमें लड़ना है। तो मुझे लगता है कि पिछले दिनों जो बैठक हुई जिसमें कांग्रेस सहित आरजेडी सहित तमाम महागठबंधन के घटक दल उसमें शामिल थे, बेहतर नतीजे सामने आए। रहा कि कुछ बात को समय रहते हुए माना जाता है, अभी कोई प्रेशर डालेंगे तो ये उचित नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, इस बात को एक्सेप्ट हर किसी को करना चाहिए। और रहा कि बगैर कोऑर्डिनेशन का ही हम लोग कैसे बैठ गए, परसों 2 दिन पहले हम लोग बैठे, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गठबंधन के तमाम लोग लीडर वहां पे बैठे थे। बहरहाल हम और राजद के रिश्तों की तल्खी के बीच महागठबंधन की सियासत किस मोड़ पर पहुंचती है ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम और आरजेडी के रुख से तय है कि कांग्रेस की मध्यस्थता से हालात बेहतर होने की जो संभावना बन रही थी वो भी खत्म होती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह इन दिनों बिहार की राजनीति के हॉटकेक बन गए हैं। जब से रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और उनकी नाराजगी सामने आई है, तमाम सियासी पार्टियां रघुवंश प्रसाद सिंह पर डोरे डाल रही हैं, तो आरजेडी अपने संकट मोचक को मनाने में जुट गया है। लालू प्रसाद के संकट मोचक कहे जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह इन दिनों पार्टी से बहुत नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी रामा सिंह के पार्टी में शामिल कराए जाने को लेकर है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा भेजकर ये साफ मैसेज दे दिया है कि अगर पार्टी रामा सिंह को आरजेडी में शामिल कराती है तो वो कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। वहीं बिहार की तमाम सियासी पार्टियां इस मौके की तलाश में हैं
कि अगर रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी से अलग होने का कोई फैसला लेते हैं तो ऐसे में इस मौके को वो झट से लपक लें। रघुवंश सिंह जब नाराज हैं और राजद से आज जो बातें सामने आ रही हैं, मुझे लगता है कि अब राजद में शायद वो रह पाएंगे। लेकिन रघुवंश सिंह को अब खोने के लिए है क्या, सब कुछ पा चुके हैं। तो ये कारण है कि लोग चाहते हैं कि एक निर्विवाद छवि का व्यक्ति मेरे दल में आए। जो हॉटकेक की बात आपने की है वो यही कारण से है। रघुवंश प्रसाद सिंह अगर किसी भी कारण से आरजेडी से अलग होते हैं तो आरजेडी के लिए इस चुनावी साल में सबसे बड़ा झटका होगा। न्यूज 18 के पास जानकारी है कि खुद लालू प्रसाद यादव ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह को संदेश भेजकर अपने फैसले को वापस लेने की गुजारिश की है। तो आरजेडी में रघुवंश प्रसाद सिंह के नाराजगी के बाद से सत्तारूढ़ पार्टी हो या फिर आरजेडी के दूसरे सहयोगी उन्हें रिझाने में लग गए हैं। पुराने समाजवादी नेता हैं और नीतीश जी को बहुत लंबे समय से जानते हैं, इसलिए उन दोनों के बीच में कैसे संबंध रहे हैं इसकी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हम तो कांग्रेस से बहुत हाल फिलहाल हैं। लेकिन जितना जैसा रघुवंश बाबू का सौम्य स्वभाव है, हमको लगता है कि निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों के लोगों से अच्छा संबंध होगा। क्योंकि एक व्यक्ति कभी कभी ऐसा हो जाता है, व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि वो पार्टी लाइन और आइडियोलॉजी से ऊपर हो जाता है। ऐसे लोगों के बारे में जो आजकल शॉर्टकट में बहुत तरह की राजनीति लोग जो करना चाहते हैं, उनको भले रघुवंश बाबू कुछ भी लगते हों, मगर रघुवंश बाबू एसेट हैं हमारी पार्टी के विचारधारा के। ऐसे में जब लालू जेल में बंद हैं और पार्टी की बागडोर युवा तेजस्वी के हाथों में है, रघुवंश प्रसाद सिंह का कोई भी बड़ा फैसला पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। न सिर्फ आरजेडी बल्कि तमाम सियासी पार्टियां भी रघुवंश प्रसाद सिंह को रिझाने में लगी हैं। अब फैसला रघुवंश प्रसाद सिंह को करना है कि आखिर वो आरजेडी से इतर क्या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 पटना। भारतीय जनता पार्टी के जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर में बोचहां विधानसभा में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। पार्टी का दावा है कि इस वर्चुअल रैली में बोचहां के करीब 25,000 कार्यकर्ता मोबाइल के जरिए रैली में शामिल हुए। इस वर्चुअल रैली में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बतौर मुख्य अतिथि पटना से ऑनलाइन शिरकत की। बोचहां के मुसहरी में रैली का आयोजन विधायक सह पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बेबी कुमारी ने किया। मंगल पांडे जी संबोधन किए हैं, अपने जनता कार्यकर्ता बूथ स्तर कार्यकर्ता इसमें पार्टिसिपेट लिए हैं, उनका उद्बोधन सुने हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इस महामारी में कार्य किए हैं वो अनुकरणीय है। बिहार में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। राज्य में कोरोना के 107 नए मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हो गई है, जिससे राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 9,224 हो गई है। अच्छी बात यह है कि राज्य में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 78% हो गई है और बिहार में अब तक 7,156 मरीज रिकवरी कर चुके हैं। नवादा में कोरोना ने एक परिवार को तबाह कर दिया है। 10 दिन पहले कोरोना से बेटे की मौत के बाद रविवार को पिता की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही नवादा में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। 18 जून को युवक की मौत के बाद संपर्क में आए सभी लोगों की सैंपल की जांच हुई थी, जिसमें उसके पिता समेत 11 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं जिले में दूसरी मौत के साथ ही मोहल्ले के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील करते हुए सभी जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती करने के आदेश दिए गए हैं। बिहार सरकार के मंत्री और उनकी पत्नी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कटिहार में मंत्री विनोद सिंह और उनकी पत्नी का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। कोविड टेस्ट के बाद जिला प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है। अति पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री विनोद सिंह और उनकी पत्नी को एक होटल में आइसोलेशन में भेज दिया गया है।
जांच करने वाले डॉक्टर का कहना है कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है। हालांकि मंत्री जी और उनकी पत्नी शुगर पेशेंट हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर उन्हें पटना भेजा जा सकता है। मंत्री जी को कोई सिम्टम नहीं है। अच्छा। और हमें पता चला कि उनका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, डायबिटिक पेशेंट है, तो इसलिए उनको केयर रखने की ज़रूरत है। और बाकी जो ब्लड टेस्ट कुछ कराए हैं, इससे रिलेटेड चीज़, चेस्ट एक्सरे कराए हैं, ईसीजी कराए हैं, इसका रिपोर्ट मिलने के बाद जो कुछ अब नॉर्मल लगा तो उस हिसाब से बताया जाएगा। बिहार में सरकारी जमीन अतिक्रमण की बात कोई नई नहीं है, लेकिन बेतिया में अब जमीन के बाद नहर की जमीन पर भी अतिक्रमण हो रहा है। जो नहर किसानों की लाइफलाइन होती है, उसका सौदा अब धड़ल्ले से किया जा रहा है। नरकटियागंज में नहर की जमीन का सौदा पिछले कई सालों से चल रहा है। पकड़ी ढाला से बेलवा तक नहर की जमीन 2 से 5 लाख रुपए धुर बिक रही है। ग्रामीण क्षेत्र में नहर की जमीन 2 से 2.5 लाख रुपए धुर बिक रही है, तो वहीं शहरी क्षेत्र में 5 लाख रुपए धुर यानी 1 करोड़ रुपए कट्ठा के हिसाब से जमीन का सौदा किया जा रहा है। नहर की भूमि पर बने आलीशान भवन व्यवस्था की पोल खोल रही हैं और नहर की जमीन बेच भूमाफिया करोड़ों का वारा न्यारा कर रहे हैं। ये बेलवा साखी नहर है, इसकी चौड़ाई 158 फीट चौड़ी है। जल संसाधन विभाग द्वारा ये बताया गया है कि इसकी चौड़ाई 158 फीट है, जबकि आप देख सकते हैं दोनों तरफ, दोनों बगल में अतिक्रमण है और अतिक्रमणकारियों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। यही नहीं, नहर की सरकारी जमीन की बिक्री 2 से 5 लाख रुपए दूर पर बिक्री की जा रही है। बेलवा साठी वितरणी के स्थल निरीक्षण के दौरान जो है बेलवा साठी बेट की पूरी चौड़ाई जो है सर्विस रोड बैंक को लेते हुए 158 फीट सिंचाई विभाग नहर की ज़मीन है। स्थल निरीक्षण के दौरान जो है 99 अतिक्रमणकारियों पर जो है को सूचना दी गई है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन जमीनों पर बिक्री के लिए लगाए गए बोर्ड ये साबित करते हैं कि विभागीय कार्रवाई का डर न तो भूमि खरीदने वालों को है और न ही बिक्री करने वालों को। वहीं इस मामले में जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता की माने तो बेलवा साठी नहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ठोस कार्रवाई की जा रही है और सैकड़ों अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर नोटिस भेजा गया है। बेलवा साठी नहर में अभी तो वो उसकी चौड़ाई का जहाँ बात है नदी में अतिक्रमण का है, उसमें 100 दोनों तरफ उसके सेंटर लाइन से 79 फीट उसका क्रॉस सेक्शन में नहर बैंक और ये सब आता है। और उसके अतिरिक्त भी 4 प्लेन होगा, उसका जो है सो नक्शा देख रहे हैं और पहले से हमसे पहले वाले लोग उसका जो है सो अथी किए हैं, भेजे हुए हैं सीओ के यहाँ दाखिल खारिज के लिए या रिपोर्ट किए हुए हैं, तो उसको अब देख लेते हैं। अब सवाल ये है कि नहर की जमीन का सौदा और अतिक्रमण का खेल तो वर्षों से चल रहा था, फिर प्रशासन और जल संसाधन विभाग उस वक्त कहां थी? विभाग की नींद तब टूटी है जब नहर की जमीन बेच दी गई या फिर बेचने की तैयारी में है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। वैशाली के कटरा थाना इलाके में अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बंगाल पुलिस के साथ पटना एसटीएफ और मुजफ्फरपुर और वैशाली पुलिस की टीम ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा बरामद किया। अवैध हथियार का ये फैक्ट्री एक घर में संचालित हो रहा था। पुलिस के मुताबिक अवैध हथियार के फैक्ट्री संचालन में मुंगेर कनेक्शन भी सामने आए हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 अपराधी मुंगेर के रहने वाले हैं, वहीं 3 वैशाली के रहने वाले हैं। पुलिस के सहयोग से मुजफ्फरपुर पुलिस, वैशाली पुलिस एवं बिहार एसटीएफ द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अवैध हथियार कारखाने का उद्भेदन किया गया है। यह वैशाली जिले के कटहरा ओपी क्षेत्र की घटना है।
पुलिस के द्वारा 4 लेथ मशीन बरामद की गई हैं एवं हथियार बनाने का काफी अवैध सामान बरामद किया गया है। इसके अलावा 7 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। औरंगाबाद पुलिस ने महिला नक्सली फुलवसिया देवी समेत 3 हार्डकोर नक्सलियों को धर दबोचा है। गुप्त सूचना के आधार पर उनकी गिरफ्तारी मदनपुर थाना क्षेत्र के छालीदोहर गांव से की गई है। पुलिस ने इनके पास से एक कार्बाइन, 2 कारतूस, कुछ नक्सली पोस्टर भी बरामद किए हैं। सीआरपीएफ, कोबरा और मदनपुर पुलिस की एक टीम बनाकर छापेमारी की गई और इन्हें धर दबोचा किया। कई नक्सली वारदातों में इन दोनों की तलाश थी। 2 जिंदा कारतूस, 1 देसी कार्बाइन, इसके अलावा मोबाइल वगैरह जब्त हुआ है। साथ ही 2 नक्सली पोस्टर भी जब्त हुआ है। तो ये लोग उन लोगों को, नक्सलियों को सामान वगैरह खाने पीने का या और भी गोला बारूद भी पहुंचाने का काम ये लोग करते रहे। और सुप्रभात बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।